दर्शकों को हम वो जानकारी देते हैं। दरअसल अगर इतनी ये सारी कवायद हो रही है, अगर सियासत ने यू टर्न लिया है और बटुकों का सम्मान किया जा रहा है और विपक्षी दलों की ओर से भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं और उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 2002 से लेकर 22 तक का आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रखती हूँ ब्राह्मण वोटर का, क्योंकि वो एक प्रबुद्ध वोटर माना जाता है और थोड़ा सा भी उसका इधर उधर चेंज होना, शिफ्ट होना, वो उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। 2002 में मायावती जी को 6% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। 2007 में बीएसपी को 16% ब्राह्मणों ने वोट दिया, यानी कि 10% का जंप था। तो 2007 में मायावती की सरकार बनी, जिसमें बहुत सारे नारे भी लगे थे, जिसमें आपको कई नारे याद भी होंगे। भाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, दिल्ली हाथी दौड़ा आएगा, इस तरह के वो थे। 2007 में मायावती जी की सरकार बनी। 2012 में आपको बताते चले, जिस समाजवादी पार्टी को 2007 में 10% वोट शेयर मिले थे, 2012 में समाजवादी पार्टी का 19% वोट शेयर सिर्फ ब्राह्मणों का होता है। 9% का बड़ा उछाल था, जिसके बाद यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। 2017 में आ जाते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2012 में, क्योंकि ब्राह्मण और बनिया माना जाता रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाता है, लेकिन 2012 में जिस बीजेपी को 38% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, 2017 में 83% उनकी संख्या चली जाती है। नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है, ब्राह्मण वोटर ने एक तरफा वोट किया था, तब 83% ब्राह्मणों ने जो वोट किया था, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 403 में से 325 सीटें जीती थी। 2022 में यह आंकड़ा और बढ़ता है, बीजेपी का 83% से 89% तक जाकर खड़ा हो जाता है। आप जरा सोचिए, 2022 का यह आंकड़ा है, तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण वोटर कितना महत्वपूर्ण है। और एक आंकड़ा और जल्दी से दिखा देते हैं, उसके बाद मैं सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछूंगी। ब्राह्मण वोट जो शिफ्ट करता है, उसका आंकड़ा भी दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। 10% ब्राह्मण वोटर अगर नाराज होते हैं उत्तर प्रदेश में, इनकी संख्या तकरीबन 9 से 10% बताई जाती है। इनमें से 10%, जैसा कि मैंने आपको 2002, 2007, 2012 का बड़ा उदाहरण दिया, 10% वोटर नाराज होता है, यानी कि कुल वोट स्विंग 1% होता है, तो 15 से ज्यादा सीटें खतरे में आ जाती हैं। 20% की नाराजगी 30 से 32 सीटें पलट सकती हैं। 30% की नाराजगी 47 से 39 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, 49 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 40% ब्राह्मणों की नाराजगी वोट शिफ्ट होता है, 55 से 56% सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 50% की नाराजगी 63 से 65 सीटों पर सीधा असर पड़ता है। ब्राह्मणों की नाराजगी इसी वजह से कोई सरकार उठाना नहीं चाहती है। तो क्या यही वजह है, अब मैं पहले मनोज काका जी आपसे ही जान लेती हूँ, यही वजह है कि ये ब्राह्मण वोट की सियासत में अब 2012 वाले फॉर्मूले को आप भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? मनोज काका जी। चित्रा जी, पहले तो ये है कि हम लोग सामाजिक न्याय के और पीडीए की अवधारणा को लेकर के मुखर हैं हमेशा, और ब्राह्मण हमेशा से हमारी पार्टी में पूजनीय रहा है। वो हमेशा रहेगा, जात के आधार पर नहीं, वो अपनी गुण श्रेष्ठता और अपने हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी राजनीति में लाने का सबसे बड़ा श्रेय पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी को जाता है। कौन नहीं जानता है उनके बारे में। अभी हमारे पार्टी के लीडर अपोजिशन, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के हमारे जो लीडर अपोजिशन है माननीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, और उनकी माता, उनकी पत्नी जो हम सब की माँ है, उनके लिए अमर्यादित, बुढ़िया जैसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग अगर कोई करता है, अजय सिंह बिष्ट जी करते हैं, ये कोई साधु इस तरह से कर सकता है? इस तरह की भाषा बोल सकता है? वो भी देश के सदन की पटल पर इस तरह की भाषा? तो ये क्या पूरे देश के ब्राह्मणों का अपमान नहीं है? जो कानपुर में एक ब्राह्मण बेटी और एक माँ धू धू करके जलती रही और बुलडोजर अन्याय करता रहा, रौंदता रहा, क्या पूरे देश के ब्राह्मणों का अपमान नहीं है? क्या इस वहीं पर कितनी घटनाएं हुई, लगातार हुई। लेकिन हम लोग सबको चाहते हैं। एक जो उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे हैं कि वो मुसलमानों को लाना चाहते हैं घर वापसी, उनसे सवाल है कि आप किसमें लाना चाहते हैं? हिंदू धर्म में किसमें? चितपावनी ब्राह्मण में लाना चाहते हैं कि शूद्र में लाना चाहते हैं, जिनको बाद में फिर मंदिर नहीं जाने की इजाजत रहेगी, घोड़ी चढ़ने की नहीं इजाजत रहेगी, बुलेट चढ़ने की नहीं इजाजत रहेगी? ये लोग किसी के नहीं है।
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जब एफिडेविट देखेंगी तो वो उन्मादी व्यक्ति रहे हैं। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के दंगा फैलाने तक के आरोप रहे। हाँ। तो जिनकी भाषा इस तरह से हो, भी तो हो सदन से गए, लेकर सड़क तक, क्या वो आरोप मुक्त नहीं हो गए? उस सरकार के तमाम मुखिया आरोपों से किसी के भी हित की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोज काका जी, क्या वो आरोप मुक्त नहीं हो गए तमाम आरोपों से? वो तो हर आरोपी, हाँ, तो वो तो आप वो क्या उत्तर प्रदेश में सबको अपने मुकदमे वापस लेने के अधिकार हैं क्या चित्रा जी? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। इस तरह तो हर आरोपी मुक्त हो जाएगा। अगर आरोपी को ही जज बना दिया जाए, अपने मुकदमे वापस ले ले, तो हर आरोपी मुक्त हो जाएगा। अनिल दुबे जी, इस पर जवाब दीजिए। क्यों होते हैं हमारे प्रवक्ताओं को बोलने पर जेल क्यों भेज दिया जाता है? हाँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या घर क्यों धुलवा दिया गया? वो तो हिंदू हैं, वो तो सारे धार्मिक कार्यों को बहुत, वो तो हम लोग श्रद्धेय नेताजी से आपसे कब से देखते आए हैं लगातार। वो लोग तो बहुत अनिल दुबे जी देखिए, उन्होंने जनेश्वर मिश्र का जिक्र किया, उनके नाम से पार्क भी समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। आप लोगों ने भी 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुरोधाओं के नाम से एक बड़ा पार्क हाल ही में, जहां प्रधानमंत्री ने जाकर उसका उद्घाटन भी किया था, हमने देखा था। लेकिन अनिल दुबे जी, ये वाला मामला बहुत गंभीर है और आपको लग रहा है डैमेज कंट्रोल हो जाएगा अनिल दुबे जी? उसके बाद मैं आलोक जी फौरन आपके पास आऊंगा। अनिल दुबे जी बोलिए। हाँ, वो उन पर कार्रवाई होगी। और ये जो अभी स्वामी जी कह रहे थे कि वहाँ के प्रशासन का पक्ष ले रहे थे, मैं तो प्रयाग प्रशासन को दंड मिले इसके शुरू से पक्ष में हूँ कि प्रयाग प्रशासन को, विपक्ष भी कह रहे हैं दंड मिले, सत्ता पक्ष भी कह रहा है दंड मिले, मीडिया के लोग भी कह रहे हैं दंड मिले, आम आदमी भी कह रहा है दंड मिले। दंड देने का काम जिसके हाथ में है उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। दंड मिले, राग गलापते रहिए अनिल दुबे जी। देखिए आज चित्रा जी, आप ये देखिए, इसकी गंभीरता को देखिए। हाँ। कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को सामने आना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम अगर सामने आए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं कोई बात होगी। निश्चित रूप से प्रयाग का प्रशासन तो पहले भी आए थे, डिप्टी सीएम तो पहले। केशव मौर्य जी ने तो पहले भी कहा था कि वो शंकराचार्य हैं, वो पूजनीय हैं। फिर मुख्यमंत्री जी ने जाकर उनको बता दिया कि वो कैसे नकली आदमी हैं सदन के भीतर। तो पहले तो तय कर ले सीएम और डिप्टी सीएम आपस में मिलकर। लेकिन नहीं, रजनी भैया कहेंगे नहीं, शंकराचार्य मान रखा है और वो बड़े सत्य हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। कल भर माफ, आप कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री का बयान सुना है अनिल दुबे जी आपने सदन के भीतर? ये विद्वत परिषद तय करती है, ये विद्वत परिषद तय करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो शंकराचार्य हैं या नहीं, ये लेकिन वो बहुत बड़े संत हैं, विद्वान हैं। और अगर एक संत को प्रयाग का प्रशासन नहाने नहीं देता तो ये वहां की चूक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।